हेलो व्यूअर्स, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रोफेसर्स के द्वारा विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डिलीवर किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, आज आपके लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। तो ये देख लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एग्रोबैक्टीरियम एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम रिसर्च पर जो इसकी हिस्ट्री है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम इटसेल्फ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं ये आपको बताया जाएगा। फिर प्लाज्मिड में टीडीएनए क्या होता है ये बताएंगे, और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे इसके बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इनसाइड ए सेल और इंसर्शन और रिमूवल ऑफ डिज़ायर्ड जीन्स फ्रॉम ए सेल। किसी भी सेल में अगर हम अपनी इच्छा अनुसार कोई जीन्स डालना चाहते हैं अथवा वहाँ से निकालना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कई और कृत्रिम विधियों के अलावा एक प्राकृतिक विधि है जो इस जीवाणु द्वारा नेचर में स्वतः ही संपन्न होती रहती है। इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ कि एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जो डिजीज़ कॉज की जाती है वो दिखती कैसी है। यहाँ पे ये देखिए, एक ट्री के स्टेम का डायग्राम है, ये फोटोग्राफ है ये। इसमें ये देखिए स्टेम कितनी बुरी तरह ये क्राउन गॉल डिजीज़ से घिरा हुआ है, या कहना चाहिए डिजीज प्लांट है। तो आपको ये एक आइडिया हो जाना चाहिए कि क्राउन गॉल डिजीज़ होती क्या है या कैसे दिखती है ये प्लांट्स में। तो ये इस प्रकार मैंने इसको यहाँ पे ये दिखाया है कि ये पूरी क्राउन गॉल डिजीज़ है। आगे हम देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम के बारे में कुछ जानकारी, इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। इसमें देखिए 1907 में सबसे पहले स्मिथ एंड टाउनसेंड ने एग्रोबैक्टीरियम को रिपोर्ट किया, और ये रिपोर्ट किया कि इसके द्वारा ही क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज की जाती है। इसके बाद में 1958 में ब्राउन एंड स्टोनियर ने बताया कि पूरा जीवाणु नहीं बल्कि उसका कुछ एक भाग ही रोगकारक होता है। इसके बाद में 1974 में जेनेन एवं उनके साथियों ने रोगकारक प्रजाति का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस बताया। 1977 में चिल्टन एवं उनके साथियों ने बताया कि टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड के पादप कोशिका के अंदर स्थानांतरण से रोग होता है। तो ये एक मोटी मोटी जानकारी थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस की के ऊपर रिसर्च की हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए एग्रोबैक्टीरियम के जनरल कैरेक्टर्स या उसके बारे में जनरल जानकारी मैं आपको देती हूँ। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस को एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दिस बैक्टीरियम मेनली इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। इसी बैक्टीरिया द्वारा प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज होती है, एंड क्राउन गॉल इज़ ए फॉर्म ऑफ ट्यूमर। ये एक प्रकार का प्लांट्स का ट्यूमर होता है, जैसे कि जानवरों में या इंसानों में कैंसरस सेल्स होती हैं और एक ट्यूमर बना लेती हैं, उसी तरह प्लांट्स में भी इस बैक्टीरिया के अटैक से ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, और इस ट्यूमर को ही गॉल फॉर्मेशन या क्राउन गॉल कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इज़ ए रॉड शेप बैक्टीरियम which is a soil bacterium and is gram negative। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस सॉइल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरियम है जो कि एक रॉड शेप बैक्टीरियम है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है।
इसकी फैमिली है राइजोबिएसी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोसिस के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात राइजोबिएसी फैमिली में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में सिम्बायोसिस के रूप में रहते हैं। ये एक मोटी सी जानकारी लगभग सभी जानते ही हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज ए पैथोजेनिक स्पीशीज विच डज नॉट बेनिफिट द प्लांट। ये देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक रोग कारक प्रजाति है जिससे प्लांट को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। इट अटैक्स प्लांट्स लाइक शुगर बीट, नट ट्रीज, walnuts, grapevines, etc. Conducive temperature for growth is 28 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर के टेम्परेचर पे ये हीट शॉक महसूस करता है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ प्लाज्मिड पर। ये प्लाज्मिड देखिए क्या होता है। प्लाज्मिड इज़ ए जीनोमिक रिंग फाउंड इन बैक्टीरिया विच इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन एंड इज़ नॉट एसेंशियल ऑर्गेनेली ऑफ सेल। इट इज़ डबल स्टैंडर्ड। प्लाज्मिड देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये देखिए यहाँ पे एक सेल भी बनाने की कोशिश करी है मैंने यहाँ पे। ये देखिए एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में ये देखिए ये तो मेन जेनेटिक रिंग है, ये वाली मेन जेनेटिक रिंग है और इसके अलावा ये प्लाज्मिड है। इस मेन जेनेटिक रिंग के अलावा जो भी रिंग प्रेजेंट है जीन्स की, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाने वाले वो जीन्स वलय हैं जो मुख्य जीनोमिक वलय के अलावा पाए जाते हैं एवं स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट होते हैं। ये जीवाणुओं में आवश्यक कोशिकांग नहीं होते हैं, अर्थात ये एसेंशियल ऑर्गेनेलीज नहीं हैं। प्लाज्मिड में जीन्स होते हैं जो विभिन्न उत्पादों अथवा गुणों को कोड करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, रोग प्रतिरोधकता, रोग कारकता इत्यादि। Plasmids contains genes which code for various products or characters like antibiotics, disease resistance, disease inducing, etc. Number of plasmid in a bacterial cell may vary from 20 to 300। अर्थात एक जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड्स की संख्या 20 से 300 तक हो सकती है। अब देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया है प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए ये प्लाज्मिड का एक डायग्राम है। ये पूरा का पूरा जो गोल रिंग है, ये पूरी रिंग एक प्लाज्मिड की रिंग है जो कि बैक्टीरियल सेल में मेन जेनेटिक रिंग के अलावा पाई जाती है। इस रिंग में ये देखिए यहाँ पे इसका ये लेफ़्ट बॉर्डर है, ये इसका राइट बॉर्डर है और यहाँ से इस लेफ़्ट बॉर्डर से लेकर ये जो राइट बॉर्डर जा रहा है, ये पूरा का पूरा टीडीएनए कहलाता है। ये टीडीएनए कहलाता है और इसी टीडीएनए रीजन में ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स होंगे, कुछ साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन्स होंगे, ओपाइन प्रोड्यूसिंग जीन्स होंगे और ये जो ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं, साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन्स है, इनको ऑन्क जीन्स भी कहते हैं। ऑन्क जीन्स अर्थात ऑन्कोजेनिक जीन्स। ऑन्कोजेनिक कहते हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स को, या कैंसर कॉजिंग को ऑन्कोजेनिक कहते हैं। इसके अलावा इस प्लाज्मिड में देखिए ये वायरुलेंस रीजन है जिसको कि शॉर्ट में विर रीजन कहते हैं और ये VIR शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन ये जीन्स को भी डिनोट करता है। जीन्स को डिनोट करने के लिए वायरुलेंस या शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन सीक्वेंसेस है और इसको हम ओरी जीन्स कहते हैं शॉर्ट में। फिर इधर यहाँ पे देखिए ओपाइन कैटाबॉलिज्म। ओपाइन प्रोड्यूसिंग जीन्स भी अलग हैं और उसके कैटाबॉलिज्म जीन्स भी अलग होते हैं और ओपाइन्स के कैटाबॉलिज्म करके ये जो प्लाज्मिड है या बैक्टीरियम है, ये नाइट्रोजन एवं कार्बन सोर्स की तरह इसको इस्तेमाल करता है। प्लाज्मिड का साइज़ देखिए लगभग 250 किलो बेस पेयर्स होता है। इसमें 2,06,000
479 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टीडीएनए की लंबाई 23 से 25 किलो बेस पेयर तक हो सकती है। यहाँ पर मैंने फिर से उस टीआई प्लाज्मिड के डायग्राम को दिखाया है, जिससे कि बार बार मैं आपको रिमाइंड करा सकूं कि देखिए इसका लेफ्ट बॉर्डर था यहाँ पे, ये ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स से वायरुलेंस एवं ओरी जीन्स प्रेजेंट थे, और यहाँ पर ये देखिए ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन्स प्रेजेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ टीआई प्लाज्मिड इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया टू कॉज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज कॉज करने के लिए टीआई प्लाज्मिड का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। टीडीएनए के दोनों बॉर्डर पर उपस्थित 25 बेस पेयर की डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस होती है, और ये डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस सिस ओरिएंटेशन में होनी आवश्यक है, जिससे कि टीडीएनए के ट्रांसफ़र में हेल्प मिलती है। अर्थात इस 25 बेस पेयर की जो रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं दोनों बॉर्डर्स पर, उन्हीं के कारण ही टीडीएनए होस्ट सेल में ट्रांसफ़र हो पाता है। इसमें यह भी पाया गया है कि अगर इन 25 बेस पेयर सीक्वेंस को किसी भी और डीएनए सीक्वेंस के दोनों तरफ जोड़ दिया जाए तो वो डीएनए भी किसी भी सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। दिस हैपन्स विद विर रीजन ऑफ प्लाज्मिड विच एनकोड्स फॉर वायरुलेंस एंड टीडीएनए रीजन। जो डीएनए का ट्रांसफ़र है उसमें इस 25 बेस पेयर रिपीट के अलावा विर रीजन भी होना आवश्यक है, जो कि वायरुलेंस के लिए एनकोड करता है, एंड टीडीएनए रीजन भी होना आवश्यक होता है। दिस टीडीएनए इज ट्रांसफर्ड वाया कॉन्जुगेशन आफ्टर द इंजुरी इन होस्ट प्लांट। This injury is recognized by bacteria because certain phenolics are secreted by wounded cell of host plant. टीडीएनए होस्ट सेल में कॉन्जुगेशन के प्रोसेस द्वारा ट्रांसफ़र होता है, और इसके लिए एक होस्ट सेल में इंजुरी या किसी घाव का होना आवश्यक होता है, क्योंकि इस इंजुरी के होने से ही जो फिनोलिक सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं उन फिनोलिक सब्सटेंस को ही ये बैक्टीरियम पहचानता है और फिर अपना एक्शन चालू करता है। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बैक्टीरियम का डीएनए एक प्लांट सेल के डीएनए से कॉन्जुगेट होता है। तो ये एक जो प्रोसेस है ये बड़ा ही यूनिक है, एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि बैक्टीरियम एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है जबकि प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। तो इन दोनों के बीच में जीन्स का रिकॉम्बिनेशन या जीन्स का कंबाइन होना एक बहुत यूनिक फीचर है। तो इस पर एक अच्छी खासी रिसर्च हो सकती है, ये साइंटिस्ट के लिए अच्छा रिसर्च का विषय भी हो सकता है। Vir region encodes an enzyme which nick the double stranded DNA molecules. Vir region में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को किसी खास स्थान से निक करते हैं, अर्थात उसमें से कोई कट लगाते हैं, और ये वायरुलेंस लीजन में लगभग 35 किलो बेस पेयर्स के होते हैं। ये विर जीन्स 8 ओपरॉन्स में स्थित होते हैं, विर ए से विर एच तक। विर ए, विर एफ एवं विर एच मोनोसिस्टोनिक ओपरॉन्स हैं, जबकि विर बी, सी, डी, ई और एच पॉलीसिस्टोनिक ओपरॉन्स हैं। विर ए सेंसेस एसिटोसिरिंजॉन, विर जी इज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर और विर बॉक्स, विर बी conjugates pores between plant cell and bacteria. विर डी इज essential for supercoiled stranded DNA, जबकि विर ई से जीन ट्रांसफ़र प्रोटीन होता है। विर सी डीएनए ट्रांसफ़र में सहायता करता है। विर बी एटीपीएज एक्टिविटी के लिए काम आता है, अर्थात ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर अगेन मैंने आपको ये दिखाया है कि कैसे यहाँ पे ये विर रीजन यहाँ पर है, और इसी के अंदर ये डिफरेंट जीन्स उपस्थित होते हैं, विर ए से और विर एच तक ये उपस्थित होते हैं। इसके बाद में देखिए ऑक्टापाइन प्लाज्मिड को भी मैंने अलग से दिखाया है आपको यहाँ पर,
इसमें देखिए यहाँ पर ऑक्टोपाइन बायोसिंथेसिस के जीन्स हैं, यहाँ पर ये एग्रोपाइन बायोसिंथेसिस के जीन्स हैं, मैनोपाइन बायोसिंथेसिस के जीन्स हैं, आर्जिनिन, ट्रांसफर जीन, यहाँ पर ये ऑन्क जीन हैं जो कि ऑन्कोजेनी कॉज करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन्स है यहाँ पे, ये इनकॉम्पैटिबिलिटी जीन्स हैं और ये ऑक्टोपाइन कैटाबॉलिज्म जीन्स हैं। ये हर एक प्लाज्मिड द्वारा ऑक्टापाइन सिंथेसाइज हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसमें होता है उनमें इसी प्रकार से जीन्स का अरेंजमेंट होता है। अब देख लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफ़र या टीडीएनए ट्रांसफ़र। Agrobacterium tumefaciens lives in soil and attack many dicot plants, most probably at the level of surface. Agrobacterium tumefaciens सॉइल में रहता है और अधिकतर डाइकॉट प्लांट्स को अटैक करता है। हालांकि ये भी रिसर्चेस पाई गई हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट को भी अटैक कर सकता है और उसमें भी सेम डिजीज़ कॉज कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ वुंड इज़ नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल्स। तो अगर एग्रोबैक्टीरियम का अटैक होना है तो प्लांट में एक वुंड या इंजरी होनी आवश्यक है, क्योंकि उससे रिलीज़ होने वाले केमिकल्स को ही ये पहचानता है और उसी के द्वारा फिर अटैक करता है एग्रोबैक्टीरियम। Lipopolysaccharide secreted by bacterial cell wall helps in its attachment with polygalacturonic acid fractions of the plant cell wall. बैक्टीरियल सेल द्वारा लाइपोपॉलीसैकेराइड सिक्रीट होता है जो कि पॉलीगैलेक्ट्यूरॉनिक एसिड फ्रैक्शंस ऑफ प्लांट सेल वॉल को अटैचमेंट में हेल्प करता है। फ्रॉम द वुंडेड सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स ए फिनोलिक कंपाउंड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसको कि एसिटोसिरिंजॉन कहते हैं, ये सिक्रीट होता है और ये एसिटोसिरिंजॉन विर रीजन को इंड्यूस करता है और ये विर रीजन टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। टीडीएनए रीजन ऑफ Agrobacterium tumefaciens is approximately 15 to 20 kilobase pair long and integrates with host plant genome through the process of recombination. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो टीडीएनए क्षेत्र है ये 15 से 20 किलो बेस पेयर लंबा होता है और जो कि होस्ट प्लांट के जीनोम में रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया द्वारा जुड़ता है। दिस प्रोसेस यूटिलाइजेस प्री एग्जिस्टिंग गैप्स इन द होस्ट प्लांट सेल्स जीनोम। ये प्रक्रिया होस्ट प्लांट के जीनोम में पहले से उपस्थित गैप को उपयोग में लाती है। टीडीएनए मस्ट बी निक्ड आउट फ्रॉम द सर्कुलर प्लाज्मिड। अब जो गोल प्लाज्मिड है रिंग लाइक, इसमें से टीडीएनए सबसे पहले कट के बाहर आना चाहिए। इसके लिए टीडीएनए के राइट बॉर्डर पर सिंगल स्ट्रैंड में एक निक या कट बनता है, जिससे इस स्थान पर टीडीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड या एक रज्जुकी हो जाता है। इस स्थान पर अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़ जाती हैं। डीएनए सिंथेसिस से ये सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन खिसकता है और लेफ्ट बॉर्डर तक पहुंच जाता है और एक रज्जुकी डीएनए अलग हो जाता है। ये प्रक्रिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से होती है। एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड के विशेष स्थल पर कट लगाते हैं। ये विशेष स्थल जो है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं जो कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पहचानी जाती हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कई प्रकार के होते हैं और एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को जो कि डीएनए में अंदर की तरफ कट लगाते हैं उनको हम कलेक्टिवली एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो बहुत सारे एंडोन्यूक्लियसेस में से कोई स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस को पहचान करके उस पर कट लगाता है। इसके बाद में VIR-D2 प्रोटीन टीडीएनए के 5' सिरे पर कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। फिर पूरा टीडीएनए विशेष प्रकार के प्रोटीन्स द्वारा ढक लिया जाता है जिससे होस्ट सेल की कोशिका द्वारा उसका ब्रेकेज नहीं हो। अगर ये टीडीएनए बिल्कुल नेकेड फॉर्म में ही अगर होस्ट सेल में अगर ट्रांसफ़र होगा तो होस्ट सेल की जो भी डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, किसी फॉरेन बॉडी को अटैक करने का जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वो डीएनए को नष्ट कर देते हैं, कर सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया ना हो इसीलिए
टीडीएनए विशेष प्रोटीन्स द्वारा ढक ली जाती हैं जिससे कि होस्ट सेल में उसको उसकी सेल से कोई डाइजेशन ना हो जाए या कोई भी ब्रेकेज ना हो पाए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए होस्ट कोशिका तक ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर ये Vir-E2 प्रोटीन द्वारा इसे कवर कर लिया जाता है। ये Vir-E2 प्रोटीन के कारण ही होस्ट सेल के न्यूक्लियस एंजाइम टीडीएनए को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। इन्हीं के कारण ये टीडीएनए को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। होस्ट सेल ही इस टीडीएनए को न्यूक्लियस की ओर जाने को निर्देशित करती है। इस टीडीएनए के दोनों बॉर्डर पर 25 बेस पेयर रिपीट्स उपस्थित होते हैं। टीडीएनए होस्ट सेल के जीनोम से होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन द्वारा जुड़ जाता है। होस्ट कोशिका के जीनोम से जुड़ने के बाद टीडीएनए ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन एवं ट्रांसलेशन द्वारा ऑक्सिन IAA एवं साइटोकाइनिन का संश्लेषण प्रेरित करता है। ऑक्सिन में देखिए मुख्यतः ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सिन प्रमोट्स सेल इलॉन्गेशन एंड साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो सेल का विभाजन भी होता है और सेल की ग्रोथ भी होती है और इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के कारण ही होस्ट सेल अतिवृद्धि करने लगती है और इसी अतिवृद्धि को ही क्राउन गॉल कहते हैं या क्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं। कोशिका की ये अतिवृद्धि टीडीएनए के जिस जीन्स द्वारा कोड की जाती है वो ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं, अर्थात कैंसर कॉजिंग जीन्स। यही टीडीएनए उन एंजाइम्स को एनकोड करने वाले जीन्स भी रखता है जो एग्रोबैक्टीरियम मेटाबोलाइज कर सके। एग्रोबैक्टीरियम जिन एंजाइम्स को मेटाबोलाइज कर सके उन्हीं प्रकार के एंजाइम्स को होस्ट सेल में बनाने को परमिट करता है। ये एंजाइम्स ओपाइंस कहलाते हैं। ओपाइंस कई अनयूजुअल अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स का एक समूह को कहते हैं। ओपाइंस आर यूटिलाइज्ड बाय बैक्टीरियम एज कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। एग्रोबैक्टीरियम द्वारा ये ओपाइंस कार्बन एवं नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। TI plasmid can be grouped into 3 on the basis of opine types: octopine, nopalin and agropine। ओपाइन के टाइप्स के ऊपर बेस्ड ये 3 प्रकार के TI प्लाज्मिड हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था एक ऑक्टोपाइन प्लाज्मिड। नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम है वो उसमें इस प्रकार का फिर से मैंने दिखाया है ऑक्टोपाइन प्लाज्मिड को। ये देखिए ये वही ऑक्टोपाइन बायोसिंथेसिस, मेनोपाइन बायोसिंथेसिस, आर्जिनिन, देन ट्रांसफर जीन, ऑन्क जीन। इधर देखिए ओरिजिन है, यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी जीन्स है। ये पूरा का पूरा एक ऑक्टोपाइन प्लाज्मिड है। तो इस तरह से देखिए एग्रोबैक्टीरियम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और नेक्स्ट में मैंने आपको इस प्रोसेस को एक समराइज़ करने की कोशिश करी है। ये देखिए यहाँ पर एक प्लांट है, ये देखिए नेचुरल प्लांट है। इसमें यहाँ पे मैंने AT अर्थात ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है। यहाँ पे देखिए ये प्लांट की सेल है और इसमें ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। फिर ये देखिए ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन्स जो है इसको अटैक कर रहे हैं और ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। इन सब को अटैक के बाद में यहाँ पे देखिए इस सेल के अंदर ये फाइटो हार्मोन्स सिक्रीट होने चालू हो जाते हैं। ये ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन्स कॉजिंग DNA सीक्वेंस है और यहाँ पर ये है प्लांट न्यूक्लियस। और इन सब के अटैक होने से ये देखिए गॉल फॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट के अंदर ही एक अटैक होता है एग्रोबैक्टीरियम का और इस तरह से ये इसका साइकिल चालू रहता है। तो इस तरह से देखिए एग्रोबैक्टीरियम प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। लास्ट में हम देख लेते हैं बायोटेक्निकल यूजेस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। TI प्लाज्मिड द्वारा फसलों में क्रांतिकारी सुधार लाए जा सकते हैं, जैसे कि उनमें कीट प्रतिरोधकता, सूखा प्रतिरोधक जीन्स या खरपतवार दवारोधक जीन्स
या वायरस प्रतिरोधकता जीन्स इत्यादि प्रकार के जीन्स इसमें डाले जा सकते हैं। अन्य जीवाणु में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन को जैव प्रौद्योगिकी में मार्कर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थात जिन जीवाणुओं में उसके प्लाज्मिड में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को किसी प्रकार की दवा को मार्कर के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है और सेंसिटिविटी को भी उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया जो है विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को किसी भी प्रकार के ड्रग टेस्टिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थात जो भी ड्रग बनाई गई है वो ड्रग उस एंटीबायोटिक के प्रति या वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, तो इस तरह से ये इससे टेस्ट किया जा सकता है। और इस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग की या कहना चाहिए एग्रोबैक्टीरिया की बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में बहुत अधिक यूज़ है। और इसी प्रकार कई प्रकार के एंटीबायोटिक या दवा बनाने के लिए एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह भी काम में लिया जा सकता है। तो ये थी जानकारी आज की एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के बारे में। आगे किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक 4 शिक्षा संकुल, JLN रोड, जयपुर, राजस्थान पर, या ये एक ईमेल एड्रेस है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।